सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 10 बजे अपनी कॉपी और कलम के साथ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम देखने के लिए तैयार रहते हैं, जहां क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी हमें मिलती हैं। कार्यक्रम में बताई जा रही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम नोट भी करते हैं ताकि बाद में उनका रिवीजन कर सकें। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीज़ें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं उसका अध्ययन अपनी किताब में ज़रूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। तो आज हम लोग पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में वस्तुओं का समूह भाग 1 चैप्टर का अध्ययन करेंगे। फिर क्लास 7 में रे प्राणियों में पोषण भाग 1 के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम शामिल होंगे क्लास 8 में और पढ़ाई करेंगे किशोरावस्था और यौवनारंभ की। अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के साथ। दोस्तों, इससे मिलिए, ये है रोहन। रोहन के पिताजी की बर्तनों की दुकान थी। उस दुकान में तरह तरह के बर्तन थे। तांबे के मर्तबान, लोहे की कढ़ाई, इस्पात से बनी प्लेट, कांच से बने गिलास और यहाँ तक कि मिट्टी के बने हुए घड़े। उसके पिताजी सुबह जब भी दुकान खोलते वह सभी सामान को अच्छे से साफ करके लगाते। एक दिन जब रोहन के माता पिता काम से घर आए, कल धनतेरस का त्योहार है, कल ग्राहक जल्दी आना शुरू कर देंगे, इसलिए दुकान जल्दी खोलनी होगी। पिताजी, क्या मैं कल आपके साथ दुकान चल सकता हूँ? मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्यों नहीं, कल हम सब मिलकर दुकान लगाएंगे। रोहन खुशी खुशी सो गया। सुबह उठकर वह झट से तैयार हो गया। पिताजी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे वाह, चलो हम नाश्ता करें और फिर चलेंगे। रोहन पिताजी की मदद करने के लिए बहुत उत्साहित था, पर रास्ते भर उसके मन में बहुत से सवाल आते रहे, जैसे पिताजी इतने सारे बर्तन कैसे लगाते होंगे? किसी ग्राहक को इतने सारे बर्तनों में से कोई एक बर्तन कैसे ढूंढ कर देते होंगे? यदि बहुत सारे ग्राहक आ जाएं, तो हर एक ग्राहक को उनकी पसंद का बर्तन कैसे देते होंगे? जैसे ही रोहन और उसके पिताजी दुकान पर पहुँचे, उन्होंने देखा कि 2 बंदर इधर उधर कूद रहे थे और उन्होंने दुकान का सारा सामान फैला दिया। जैसे ही बंदरों ने रोहन और उसके पिताजी को देखा, वो खिड़की से कूदकर भाग गए। रोहन के पिताजी सारे सामान को इधर उधर फैला हुआ देखकर परेशान हो गए। अरे, यह क्या हो गया? ग्राहकों के आने का समय हो गया है और मैं इतनी जल्दी कैसे सब सामान को ठीक से रखूंगा? रोहन को पिताजी की परेशानी देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पिताजी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं हूँ ना, मैं आपकी मदद करूँगा। अच्छा हुआ रोहन, तुम मेरी मदद के लिए हो। रोहन, अगर हम एक जैसे इस्तेमाल में आने वाले बर्तन एक जगह रखेंगे तो उन्हें ढूंढने में आसानी होगी। रोहन और उसके पिताजी साथ मिलकर बर्तन लगाने लगे।
रोहन ने धीरे धीरे पहले बड़े आकार की कटोरियां एक साथ रखीं, फिर छोटी। ऐसा करते करते रोहन ने देखा कि कुछ कटोरियां तो चमकीली हैं, कुछ कटोरियां भूरे रंग की और कुछ कटोरियां कांच की। उसने एक एक करके सभी एक जैसे दिखने वाली कटोरियां एक साथ रख दी। पिताजी, ये सभी कटोरियां अलग अलग क्यों दिखती है? क्योंकि यह सभी अलग अलग पदार्थों से बनी है। यह जो सबसे चमकीली है यह इस्पात के पदार्थों से, और यह जो भूरे रंग की है यह तांबे से, और वह जो है कांच की कटोरियां हैं। इनके साथ बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि यह आसानी से टूट सकती है। रोहन को याद आया कि घर पर पिताजी और माँ ने उससे अपने खिलौने किस तरह से रखना सिखाया और पिताजी और माँ किस तरह से रसोई का सामान रखते हैं। इसी तरह से रोहन ने देखा कि बाकी सब बर्तन भी अलग अलग पदार्थों से बने हैं। पिताजी, अलग अलग पदार्थों से बर्तन क्यों बनते हैं? रोहन बेटा, हर एक पदार्थ के अलग अलग गुण होते हैं। जैसे खाना बनाने के लिए ज्यादातर लोहे और एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। जैसे यह लोहे की कढ़ाई, क्योंकि यह बाकी सब पदार्थों से ज्यादा मजबूत है तो खाना जलता नहीं है। समझ गया पिताजी। पिताजी ने रोहन को गले लगाया और कहा, धन्यवाद बेटा, तुमने तो मेरा काम बहुत आसान कर दिया। इतने में ग्राहकों ने आना शुरू कर दिया। यह सब करते हुए रोहन ने इस बात पर विचार किया कि एक ही तरह का बर्तन अलग अलग पदार्थों से बना है, जैसे गिलास कांच से तथा इस्पात से, कढ़ाई लोहे की भी और एल्यूमिनियम की भी और अन्य पदार्थों से भी बनी है। रोहन को यह सब बड़ा रोमांचक लगा। जब वह बाजार में गया, उसने देखा कि इन सभी पदार्थों से अनेक वस्तुएं बनती हैं, जैसे खिलौने मिट्टी से, प्लास्टिक से और कपड़े से भी बनते हैं। उसने यह भी देखा कि एक ही पदार्थ से अनेक वस्तुएं भी बनती हैं। जब वह घर पहुंचा, वह हाथ पैर धोकर माँ के पास बैठा। आज का दिन कैसा था रोहन? माँ, मैंने पिताजी की मदद की और साथ ही साथ यह सीखा कि किस तरह से विभिन्न वस्तुएं विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनती है। अरे भाई वाह! एक काम करते हैं, क्यों ना आज तुमने जो भी देखा उसकी एक सूची बनाए। माँ ने सूची के एक स्तंभ में विभिन्न पदार्थों को लिखा और दूसरे स्तंभ में रोहन ने एक एक करके वह सब वस्तुएं लिखी एवं उनके चित्र भी बनाए जो उसने बाजार में देखी। रोहन उस दिन बहुत खुश था। उसने विभिन्न पदार्थों एवं उनसे बनने वाली विभिन्न वस्तुओं के बारे में जाना। रोहन ने उन वस्तुओं को एक समूह में रखना, यानी कि वस्तुओं का वर्गीकरण करना भी सीखा। रोहन ने सोचा कि अब वो घर में खाने की चीजों, पहनने की चीजों और पढ़ने की चीजों की सूची बनाएगा और उनका वर्गीकरण करेगा। घर में और ऐसी कितनी चीजें हैं जिनका वर्गीकरण किया जा सकता है? क्या आप सब भी अपने आसपास मौजूद वस्तुओं से इस तरह की एक सूची बना सकते हो? प्राणियों में पोषण भाग 1। इस कहानी के उद्देश्य हैं: क. समझना कि पाचन क्या होता है। ख. मनुष्य की पाचन क्रिया को समझना। ग. चबाने से आमाशय यानी पेट तक की खाने की यात्रा। नमस्कार बच्चों, कैसे हो तुम सब? क्यों, मुझे देखते ही मुंह में पानी आ गया ना? मैं हूं फलों का राजा आम। मैं खाने में स्वादिष्ट तो हूं ही, उसके साथ मैं आप सबको भरपूर पोषण भी देता हूं। मैं और मेरे अन्य मित्र जैसे सेब, संतरा, हरी सब्जियां, दाल, रोटी, दूध सब मिलकर आप सभी को स्वस्थ रखते हैं। पर क्या आपको पता है, जब आप हमें खाते हैं तो हमारा पाचन कैसे होता है? आपके मुंह के स्वाद से लेकर पेट की यात्रा में हम शरीर के अलग अलग भागों से गुजरते हैं। आइए इस वीडियो के पात्रों के साथ पाचन के इस सफर पर चलते हैं।
माँ माँ, बहुत भूख लगी है। आज तो स्कूल में बहुत खेला और पढ़ाई भी बहुत हुई। जल्दी से कुछ खाने को दे दो। हाँ माँ, आज तो थक गए। वाहनों के चलने के लिए जैसे पेट्रोल की जरूरत होती है, उसी तरह हमें खाना खाकर अपने काम करने की ताकत मिल जाएगी। कुछ देर ठहरो बच्चों, अभी खाना देती हूँ। तब तक ये सेब खा लो। हाँ, आज ही विज्ञान की अध्यापिका हमें बता रही थी कि फल, हरी सब्जियाँ, दूध हमारे पोषण के लिए बहुत आवश्यक है। अच्छा, सोनू को भी समझाओ, वह फल नहीं खाता। क्यों सोनू, है ना? दोस्तों, अच्छी सेहत के लिए फल खाना बहुत आवश्यक है। आप सब भी रोज कम से कम 3-4 फल जरूर खाएं। पता है सोनू, टीचर जी बता रही थी कि हमें संपूर्ण आहार खाना चाहिए, जैसे फल, दूध, अंडे, दाल, चावल आदि। इन सब से हमें प्रोटीन, वसा यानी कि फैट आदि मिलता है। जो भोजन हम खाते हैं उसका हमारा शरीर उस रूप में पाचन नहीं कर सकता, इसीलिए उसको आसान प्रकार के तत्वों में बदला जाता है। कैसे? इसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। ये लो बच्चों, खाना खा लो। वाह माँ, चटनी कितनी स्वादिष्ट है। हमारी जीभ भी कितनी समझदार है। मीठा, खट्टा, कड़वा हर स्वाद का पता लगा लेती है। हाँ, सही कह रहे हो सोनू। जैसे गोलगप्पों के बारे में सोचते ही मुंह में पानी आ जाता है। हमारी जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं, जिनकी सहायता से हमें अलग अलग स्वाद का पता चलता है। जीभ भोजन में लार यानी सलाइवा भी मिलाती है और फिर भोजन को निगलने में मदद करती है। मेरा स्वाद कैसा होता है दोस्तों? कभी मीठा और कभी खट्टा। फिर हम खाने को ऐसे निगलते हैं, वो पेट में जाता है और हमें ताकत देता है। कितनी आसान प्रक्रिया है पाचन की। नहीं सोनू, पाचन की प्रक्रिया का मार्ग बहुत लंबा है। यह मुख गुहिका यानी बकल कैविटी से शुरू होकर गुदा तक जाता है। इसे आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं पाचन नली में? चल सोनू, एक चित्र बनाते हैं। मैं तुझे पाचन प्रक्रिया के बारे में समझाती हूँ। कल इस विषय पर मेरी परीक्षा भी है, तो तुझे समझाने की वजह से मेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। ये देख, भोजन इस लंबी नली, जिसे मुख गृहिका या ग्रास नली, ईसोफेगस कहते हैं, से आमाशय में पहुंचता है। आमाशय और आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल की विभिन्न ग्रंथियां जैसे कि लाला ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स, यकृत, लिवर, अग्नाशय, पैंक्रियाज, पाचक रस, डाइजेस्टिव जूसेस स्रावित करती हैं। चल अब देखते हैं कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण, इंजेशन कहलाती है। दीदी, हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं ना, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। सही कहा सोनू। पता है, हमारे दांतों की बनावट अलग अलग है और उनके कार्य भी अलग अलग हैं।
हाँ, देखो, ये आगे वाले और पीछे वाले दांतों की बनावट अलग है। हाँ सोनू, यह देख, इस सूची में पढ़। मैंने अलग अलग दांतों की जानकारी लिखी है। प्रत्येक जबड़े में संख्या, दांत का नाम, दांत का कार्य। 4. कृंतक, खाने को काटने का काम। 4. रदनक, खाने को फाड़ने का काम। 4. अग्रज वर्णक, खाने को चबाने का काम। 6. चावर्णक, खाने को चबाना। अरे वाह, ये तो नई बात पता चली मुझे दीदी। दीदी, कई बार हमें खाना खाते समय हिचकी या खांसी क्यों आती है? एक और मजेदार बात बताऊं दोस्तों, क्या आपको याद है कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे क्योंकि आपके दांतों का प्रथम सेट दूध के दांतों का होता है जो लगभग 8 वर्ष की आयु में गिर जाते हैं। इन दांतों के स्थान पर जो नए दांत आते हैं उन्हें स्थायी दांत कहते हैं। मैं बताती हूँ सोनू, जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं या बात करते हैं जैसे तुम करते हो, तो खाना हमारी श्वास नली में गलती से प्रवेश कर लेता है, जिसकी वजह से हमें खांसी आती है। अब से मैं ध्यान दूंगा कि मैं खाते समय बातें ना करूं। दीदी, फिर आमाशय में क्या होता है? आमाशय एक थैली के जैसा होता है। यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रसिका से जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर से क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। क्षुद्रांत्र में क्या होता है? पहले ये समझ लेते हैं कि आमाशय में क्या होता है। आमाशय की आंतरिक दीवार पाचक रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, श्लेष्मल स्रावित करती है। वह प्रोटीन और वसा के पाचन में मदद करते हैं। अम्ल अनेक जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। साथ ही यह भोजन को अम्लीय बनाती है जो पाचन रसों को क्रिया करने में सहायता देते हैं। भोजन का तो रूप ही बदल जाता है आमाशय तक पहुंचते पहुंचते। भोजन आगे और भी कई भागों से गुजरता है। बताओ ना दीदी, आमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? मैं तुम्हें भोजन के आगे का सफर शाम को बताऊंगी। चलो, अब हम कुछ देर के लिए आराम कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, भोजन खाने की नली से गुजरते हुए आमाशय तक पहुंचता है। हमें खाने से लेकर पाचन तक एक बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। हमने इस वीडियो में समझा कि पाचन क्रिया में मुंह से आमाशय तक के सफर में क्या होता है। डर से नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ, पहन कर मास्क, सुरक्षित जीवन चलाना है। सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। डर कर नहीं, तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। रखेंगे 2 गज की दूरी, सबको पौष्टिक आहार खिलाएंगे, बच्चों और बूढ़ों का करेंगे ख्याल। रोगी नहीं, रोग से लड़ कोरोना को हराएंगे। स्वास्थ्य केंद्र फिर से खुल गए, जिनका लाभ उठाना है। रुकी जिंदगी में चहल पहल वापस फिर से लाना है। धोकर हाथ,
पहन कर मास्क सुरक्षित जीवन चलाना है, सुरक्षित जीवन चलाना है। डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है, डर कर नहीं तैयारी से आगे कदम बढ़ाना है। टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, पर पहले की तरह हमें मास्क लगाना और 2 गज की दूरी बनाए रखना अभी भी जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। जीतेगा बिहार। सानिया, ये एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती हैं। कबीर, सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। मम्मी, कहाँ हो आप? मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ मजेदार है। मैं यहाँ हूँ, तुम दोनों के लिए नाश्ता बना रही हूँ। पहले कुछ खा लो, फिर मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगी। ठीक है मम्मी। पता है, आज हमारे स्कूल में एक गेस्ट टीचर आई थी। वो बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने हमसे किशोरावस्था और यौवनारंभ के बारे में बात की। अच्छा, क्या बताया उन्होंने? उन्होंने एक वीडियो दिखाया कि कैसे हमारा शरीर इस समय बढ़ता है। हमने देखा कि हमारे शरीर के विकास के कई चरण हैं। हाँ, सच में बढ़ना अपने आप में एक मुश्किल प्रक्रिया है। खासकर किशोरावस्था एक मुश्किल पड़ाव होता है। इसमें चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों में ही बेहद तेजी से शारीरिक बदलाव होते हैं, जिन्हें किशोरों को समझने और उनके अनुरूप ढलने में काफी परेशानी आती है। मम्मी, टीचर ने भी यही कहा था। उन्होंने बताया कि इन बदलावों के बारे में पहले से जानकर हमें ये प्रक्रिया समझने और इन बदलावों के अनुरूप ढलने में मदद मिलेगी। पिछले साल हमारी तो ऐसी कोई क्लास नहीं हुई थी। मुझे भी इस क्लास में जाना था सानिया। और बताओ, टीचर ने और क्या बताया? उन्होंने बताया कि ज्यादातर लड़के लड़कियों में यौवनारंभ अलग अलग उम्र में आता है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि किस उम्र में लड़कों और लड़कियों में यौवनारंभ शुरू होता है? आप सोचने के लिए 2 मिनट का समय ले सकते हैं। हाँ, आप सही हैं। लड़कियों में यौवनारंभ 10 साल में शुरू होता है और 16 साल तक चलता है, जबकि लड़कों में 12 साल से शुरू होता है और 18 साल तक चलता है। मगर अलग अलग लोगों में इस बदलाव की उम्र अलग अलग होती है। यौवनारंभ केवल शरीर में बदलाव दर्शाता है, जबकि किशोरावस्था वो समय है जब भावनाओं, विचारों और व्यवहार में बहुत से बदलाव आते हैं। ये सच है सानिया, अब तुम दोनों को ही देख लो। पर हमारा व्यवहार कहाँ बदला है? भैया, क्या हम हमेशा से इतने ही अच्छे नहीं थे? अच्छा, तो ये बात है। एक बात तो बताओ जरा, क्या तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं बदले? मैं एक उदाहरण देती हूँ। सानिया, पिछला सोमवार याद है जब तुम उदास घर लौटी थी? हाँ, याद है, पर वह किशोरावस्था या यौवनारंभ के कारण नहीं था। मैं रो रही थी क्योंकि मेरी दोस्तों के लंबे बाल हैं और वह मेरे छोटे बालों का मजाक बना रही थी। मुझे भी उन्हीं की तरह लंबे बाल चाहिए। मैं अपनी दोस्तों की तरह क्यों नहीं लगती हूँ? सही। किशोरावस्था में हम महसूस करते हैं कि अपने दोस्तों, सहपाठियों के बीच में ज्यादा घुले मिले।
सब हमें जाने। तो जब लोग कहते हैं कि हम अलग हैं, उनकी तरह नहीं हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता। यह सच है। मुझे किताबें पढ़ना ज्यादा पसंद है, जबकि मेरे साथियों को क्रिकेट खेलना ज्यादा पसंद है, जिस वजह से वो मुझे किताबी कीड़ा कहकर चिढ़ाते हैं। हाँ, इस उम्र में ऐसा होता है। तुम्हें लगेगा कि तुम ना तो बच्चे हो और ना ही जवान हुए। इस चीज से हमें उलझन होती है। पर हम जैसे ही जवान होने लगते हैं, हमें समझ आने लगता है कि हर इंसान अलग है और हम सब बराबर नहीं हो सकते। हमारा व्यवहार और शारीरिक बनावट अलग है और इसे हमें स्वीकार करना चाहिए। यह बहुत मुश्किल है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब कोई कहता है कि तुम हमसे अलग हो। सानिया और कबीर, अलग होना कोई खराब बात नहीं है। हमें धीरे धीरे सीखना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ही आत्मविश्वास के साथ जिए। अच्छा, और बताओ, गेस्ट टीचर ने क्या बताया? उन्होंने हमें किशोरावस्था और यौवनारंभ से संबंधित कई लक्षण बताए और जब हम परेशानी महसूस करें तो हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है सानिया, एक एक करके सारी बात बताओ। उन्होंने कहा कि हम यौवनारंभ के निम्नलिखित लक्षण देख सकते हैं। वजन और लंबाई का बढ़ना, लड़कों की आवाज भारी होना और लड़कियों की आवाज पतली होना, शरीर के पसीने और गंध में वृद्धि, त्वचा में बदलाव, मुख्यतः मुहासों का आना, लड़कों के चेहरे, छाती, बगल आदि पर बाल आना, लड़कियों की बगल आदि पर बाल आना, लड़कों में लिंग और वृषण का बढ़ना, जबकि लड़कियों में स्तन का विकसित होना और मासिक धर्म का शुरू होना, भावनात्मक परेशानियां। ओफ, सच कहूँ तो ये सब जान के मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। मैं भी खुश नहीं हूँ अपने शरीर में होते हुए इन बदलावों से। मैं इन सब से कैसे बचूं? तुम दोनों परेशान मत हो, सब ठीक है। तुम्हारे शरीर में एक एक करके पहले से ही ये बदलाव हो रहे हैं। तुम पहचान पा रहे हो? कबीर, क्या तुम दीवार पर अपनी पिछले साल की लंबाई को देख सकते हो? तुम पिछले साल से कितने बढ़े? मैं इस साल लंबाई में 2 इंच बढ़ा हूँ। ये मजेदार नहीं है। तुम्हारा शरीर काम कर रहा है, ना कि तुम दोनों की तरह घर के काम ना करने के बहाने बना रहा है। मेरी भी लंबाई बढ़ी है, पर यह मैंने देखा है कि मेरे शरीर पर ज्यादा बाल नहीं है, जैसा कि हमारी टीचर ने फोटो में दिखाया था। दोस्तों, आप बाह के नीचे और गुप्तांग के बालों को क्या कहते हैं? हाँ, इसे जघवास्ती के बाल कहते हैं। क्या यह बुरा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इंसान अलग है और ये जरूरी नहीं कि हर शरीर पर बहुत सारे बाल हों, और कुछ लोगों में कुछ चीजें विकसित होने में समय लगता है। तुम्हारा मासिक धर्म 3 माह पहले से शुरू हो गया है ना? हाँ मम्मी, जब टीचर ने मासिक धर्म के बारे में बताया तो कुछ लड़कियां हंसने और फुसफुसाने लगीं। क्या मासिक धर्म के बारे में बात करना गलत या हंसने वाली बात है? नहीं तो, पुराने दिनों की रीति रही है। मासिक धर्म के बारे में बातें छुपाना बहुत सारे अंधविश्वास और मिथकों के कारण, पर हकीकत में मासिक धर्म एक जैविक प्रक्रिया है। क्या तुम मुझे बता सकती हो सानिया, मैंने लड़कियों में मासिक धर्म के बारे में क्या बताया था? हाँ, मुझे याद आया। आपने कहा था कि महिलाओं के शरीर में गर्भाशय नाम का अंग होता है। जब महिला के बच्चा होता है तो गर्भाशय में रहता है, पर जब बच्चा नहीं होता तो मासिक धर्म होता है, क्योंकि गर्भाशय की परत कोशिका के साथ टूट जाती है और महिला को मासिक धर्म होता है। शाबाश, तुम्हें सब याद है। मासिक धर्म बुरा नहीं है और महिलाओं को इस वजह से ग्लानि नहीं होनी चाहिए। हमें इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, वरना तुम जैसी जवान लड़कियां कभी नहीं जान पाएंगी कि मासिक धर्म के दौरान कैसे स्वच्छ और रोगों से दूर रहना है। बीमारी? हाँ, ये बहुत जरूरी है। साफ कॉटन या कपड़े के पैड पहनना,
इन्हें सिर्फ 3 से 4 घंटे के लिए पहनना चाहिए और बदलना चाहिए, नहीं तो ये योनि क्षेत्र में संक्रमण कर सकता है। यह बहुत उपयोगी जानकारी है। मुझे भी बहुत जानकारी मिली मासिक धर्म के बारे में। अगर लड़के और लड़कियां एक दूसरे को जानेंगे नहीं तो मदद कैसे करेंगे? ये एकदम सही है। दोनों लड़के और लड़कियों को यौवनारंभ के बदलाव के बारे में पता होना चाहिए, जिससे बदलाव को लेकर कोई किसी को चिढ़ाए नहीं। यह सच है, पर मम्मी, चेहरे पर मुहासे या कहाँ से अच्छा है? देखिए इन 3 बड़े मुहासों को, इनमें दर्द भी होता है। कभी कभार मैं सोचता हूँ कि यौवनारंभ जरूरी क्यों है? क्या हम सीधे बचपन से जवानी में नहीं जा सकते? हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। क्या फायदा है भावनात्मक परेशानियों का? कितना अच्छा होता अगर हम बिना इन परेशानियों और बदलावों के वयस्क हो जाते। ये सभी बदलाव तुम्हें प्रकृति ने दिए हैं, जिससे तुम एक स्वस्थ वयस्क बनो। यकीन मानो, वयस्क होने के अपने फायदे भी हैं। कैसे फायदे? फायदे जैसे कि बगल और गुप्तांग की त्वचा संवेदनशील होती है, तो ये बाल इन्हें संक्रमण या रोगों से बचाते हैं। वजन और लंबाई के बढ़ने से और मांसपेशियों के विकसित होने से हम आराम से मुश्किल शारीरिक कार्य कर पाएंगे। और भावनात्मक बदलाव वही तो हमें धीरे धीरे सिखाते हैं कि कैसे भावनाओं में नहीं बहना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए और आगे बढ़कर कुछ अच्छा काम करना चाहिए। बड़े होके अच्छा काम तो करना चाहते हो ना तुम दोनों? हाँ मम्मी, आप ठीक कह रही हैं। किशोरावस्था और यौवनारंभ एक मुश्किल पड़ाव तो है, पर उतना ही जरूरी भी। हमने अब तक जाना लड़कियों और लड़कों दोनों के शरीर और व्यवहार में बदलाव के समय को किशोरावस्था कहा जाता है। शरीर में होने वाले परिवर्तनों को विशेष रूप से यौवनारंभ कहा जाता है। लड़कियों में 10 साल की उम्र में यौवन आरंभ शुरू होता है और 16 साल की उम्र में खत्म होता है। लड़कों में 12 साल की उम्र में यौवनारंभ शुरू होता है और 18 साल की उम्र में खत्म होता है। अलग अलग लोगों में ये बदलाव की उम्र अलग अलग होती है। लड़कों के चेहरे, छाती, बगल आदि पर बाल आना, लड़कियों के बगल आदि पर बाल आना, लंबाई का बढ़ना और हड्डी का चौड़ापन। त्वचा भी बदलती है और लड़कियों और लड़कों के त्वचा पर मुहासे हो सकते हैं। सामान्य रूप से वयस्क हो जाने पर ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। दोनों लिंग अपने शरीर में बदलाव का अनुभव करते हैं क्योंकि उनके यौन अंग बढ़ते हैं। पुरुष लिंग जैसे वृषण और लिंग पूरी तरह से बदलते हैं। वृषण भी शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं। लड़कियों में अंडाशय बड़े होते हैं और अंडे परिपक्व होना शुरू होते हैं। साथ ही अंडाशय परिपक्व अंडे जारी करना शुरू कर देते हैं। लड़कियों में हर महीने मासिक धर्म शुरू हो जाता है। लड़के और लड़कियां व्यवहारिक बदलाव से गुजरते हैं। वे अपने शारीरिक बदलाव के कारण डर और अनिश्चितता महसूस कर सकते हैं। न तो बच्चे और न ही पूरी तरह से जवान होने के कारण वे उलझन में रहते हैं और दोस्त उनके बेहतर साथी बन जाते हैं।
बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम के इस एपिसोड में हम उस जानवर के एनक्लोजर के पास चलेंगे जिसे देखकर डरते तो सभी हैं, लेकिन फिर भी इन्हें देखना हमेशा रोमांच से भरा होता है। जी हां, आज हम फिर चलेंगे संजय गांधी जैविक उद्यान के सांपों की दुनिया में, यानी चलेंगे सांप घर में और जानेंगे सांपों के बारे में कुछ अनोखी बातें। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ सांप बेहद जहरीले होते हैं और कुछ में जहर होता ही नहीं है। संजय गांधी जैविक उद्यान में विषहीन और जहरीले दोनों तरह के सांप मौजूद हैं। विषहीन सांपों में धामिन, अजगर और सैंड बोआ हैं, तो जहरीले सांपों की श्रेणी में भारतीय नाग और वाइपर रेसल जैसे सरीसृप हैं। पूरे विश्व में सांपों की कुल प्रजातियां लगभग 2750 हैं और उनमें 244 प्रजाति के सांप भारत में पाए जाते हैं। कुछ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचानने के क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका थूथन जो होता है, जो माउथ पोर्शन होता है, वो राउंडेड होता है, जबकि वेनोमस में ये पॉइंटेड होता है। इसके अलावा एक और जो मेन डिफरेंस होता है नॉन पॉइजनस और पॉइजनस में, जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके वेंट्रल सरफेस पे पेट की ओर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, अर्थात एक साइड से दूसरे साइड को टच नहीं करते हैं। जबकि पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें ये स्केल कंटिन्यूअस होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड को टच करते हैं। अगर स्नेक बाइट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है कि उसको सक करके निकालने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके माउथ में कोई कट है या किसी भी तरह का सोर है तो उससे आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ कट पोर्शन है उसके नीचे बांध दिया जाता है बहुत टाइट से। ये भी नहीं करें। जो कट पोर्शन है उसको कभी भी हार्ट या लंग से ऊपर रेज करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो पेन किलर्स हैं या एस्प्रिन वगैरह हैं, इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें जहाँ कट हुआ है उसे रनिंग वाटर में धोना चाहिए, साबुन से उसको साफ़ करना चाहिए और जो पेशेंट हैं उनको कूल काम करते हुए जो नियरेस्ट पीएचसी है उसमें ले जाना चाहिए। आज हम भारतीय नाग और वाइपर रेसल के एनक्लोजर के पास चलते हैं। नाग यानी कोबरा विषैले सांपों की उन प्रजातियों में से एक है जो अपने गर्दन की पसलियों को फैलाकर फन या हुड बनाते हैं। एक वयस्क नाग की लंबाई 183 सेंटीमीटर से 244 सेंटीमीटर तक हो सकती है। एक बार शिकार को निगलने के बाद कोबरा एक या कई महीनों तक बिना खाए आराम से जिंदा रह सकते हैं। महीनों भूखे रहने के बाद भी उनकी तेजी में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आती। ये भारत के सबसे खतरनाक सांपों में से एक हैं, जो ज्यादातर जंगल में, नदियों के किनारे, खेतों में और गांव के आसपास रहते हैं। ये मांसाहारी होते हैं जो मुख्यतः रेंगने वाले जीव, छिपकलियों और मेढकों को अपना शिकार बनाते हैं। ये प्रायः 10 से 20 साल तक जीवित रहते हैं। मादा नाग यानी नागिन एक बार में 8 से 45 अंडे देती है, जिसे वो 48 से 69 दिनों तक सेकती है। नाग के बाद हम वाइपर रेसल के एनक्लोजर के पास चलेंगे। वाइपर रेसल भारत में कोरीवाला के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह इंडियन करैत से कम जहरीले हैं, फिर भी ये सांप भारत के सबसे घातक सांपों में से एक हैं।
वैसे तो ये स्वभाव से बेहद शर्मीले होते हैं, पर छेड़े जाने के बाद बेहद गुस्सैल हो जाते हैं और सामने वालों पर बिजली की तरह तेजी से हमला करने में सक्षम हैं। ये लगभग 4 फुट लंबे होते हैं। इसका जहर हेमोटॉक्सिन होता है जो खून को जमा देता है। काटने के दौरान यदि अपना पूरा जहर शरीर में डाल देता है तो मनुष्य की घंटे भर से भी कम समय में मौत हो जाती है। यह सामान्यतः भूरे रंग का सांप होता है और उस पर काले रंग के गोल धब्बे होते हैं। इसके फुफकारने की आवाज काफी तेज होती है जिसे काफी दूर से सुना जा सकता है। अगर इस सांप को अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इसके नाक के ठीक ऊपर में आपको 2 छिद्र, बड़े बड़े छिद्र दिखेंगे। वो पिट रिसेप्टर्स होते हैं। ये ताप संवेदी आपके होते हैं। ये बेसिकली अपने शिकार को हीट से नापता है। वो हीट सेंसर्स हैं इसके और वो अपने करता है। इसके दांत सबसे बड़े होते हैं। हमारे जितने भी विषैले सांप हमारे भारत में पाए जाते हैं इसमें सबसे बड़े विषैले दांत इसके होते हैं। ज़्यादातर लोग इस सांप को अजगर के साथ कंफ्यूज कर जाते हैं क्योंकि ये बहुत धीरे चलता है, तो लोगों को लगता है ये अजगर है क्योंकि काफ़ी मोटा सांप हो जाता है ये। इसको पहचाना बहुत आसान है। इसके बॉडी के साइड में आपको गोल चिन्ह जैसे मिलेंगे। सर का आकार भाले जैसा होता है, गर्दन पतली होती है और नाक के ऊपर आपको बड़े बड़े 2 छेद जैसे दिखेंगे। ये सांप रसल्स वाइपर है और ये अंडे नहीं देते, ये बच्चे देते हैं। ये करीबन एक बार में आपको 30 से 35, 40 तक भी रिकॉर्ड किया गया है। इसके काटने पे बहुत दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और ये भी सांप दूसरे सांप को भी मार करके खाना पसंद करते हैं। चूहे इसका प्रिय भोजन है। पक्षी के अंडे, पक्षी खाना भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद है। संजय गांधी जैविक उद्यान में मौजूद सांप घर यहाँ आने वाले हर उम्र के दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं और यहाँ आने वाले दर्शक इनके एनक्लोजर के पास आकर सांपों की इस अनोखी दुनिया का आनंद उठाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आज हम जिस पक्षी के बारे में बात करेंगे वो हिमालयन ग्रिफिन है, जिसे लोग बड़ा गिद्ध भी कहते हैं। ये एक बड़े आकार का फीके पीले रंग का गिद्ध होता है जो सारे हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। हिमालय में ये भारत के अलावा काबुल से भूटान, तुर्किस्तान और तिब्बत तक में पाए जाते हैं। हिमालयन ग्रिफिन एक अनूठा पीला सफेद गिद्ध है। इसके पंख काफी बड़े और पूंछ छोटी होती है। इसका ज्यादातर शरीर हल्के पीले सफेद रंग का होता है। इन्हें हिमालय में 1200 से 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर देखा जा सकता है। इसमें नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये गिद्ध दिन के समय सक्रिय होते हैं। इस दौरान ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हुए मरे जानवर को देखकर एक समूह में उसे खाने के लिए आते हैं। इनकी दृष्टि काफी तेज होती है और आसमान में काफी ऊंचाई से मरे हुए जानवरों को देख लेते हैं। नर व मादा मिलकर चूजों को पालते हैं। मादा एक ही अंडा देती है। गिद्ध की ये प्रजाति भी धीरे धीरे कम हो रही है। इसकी औसत आयु 20 से 35 वर्षों तक होती है और इनका गर्भकाल 58 दिनों का होता है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनको नेचुरल स्कैवेंजर कहा जाता है। ये स्कैवेंजिंग का काम करते हैं। जो भी कार्कासेस हैं या वाइल्ड में हो या लाइव स्टॉक के होते हैं
उसको ये स्कैवेंजिंग करके खाते हैं, जिसके कारण नेचर हमेशा क्लीन बना रहता है। काफ़ी बड़े होते हैं, लगभग इनका जो हाइट होता है वो 3.5 फीट तक पहुंच जाता है। ये लगातार नहीं उड़ सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी ऊंचाई तक उड़ते हैं। जो इनका मैक्सिमम अल्टीट्यूड है जिस पे ये फ्लाई करते हैं, जो मिनिमम अल्टीट्यूड मतलब इससे ऊपर ही उड़ेंगे, ये लगभग 1200 मीटर है। इसके ऊपर ही ये ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फरवरी मार्च में एग लेइंग प्रारंभ करते हैं और जो इनका क्लच साइज है ये 1 से 2 तक का ही होता है, काफ़ी छोटा होता है और उसे एक बच्चा निकलता है जो नेस्टिंग करते हैं। इनके पेरेंट्स काफ़ी अच्छे से नेस्टिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लगभग 5 से 6 महीना रहने के बाद वो उनसे सेपरेट हो जाते हैं। पटना जू में इन्हें चिकन दिया जाता है खाने में और ये लगभग 1.5 kg चिकन एक वल्चर को दिया जाता है। और जो इनका मॉर्फोलॉजी है, जो इनका फिजिकल फीचर्स हैं, उसमें जो पिकुलरिटी है, उनके लेग के पास में हेयर का टफ्ट पाया जाता है और गर्दन के पास भी वाइट कलर का एक पैच होता है। हिमालयन ग्रिफन का जो IUCN स्टेटस है वो नियरली थ्रेटेंड है और इनके पॉपुलेशन में उतना ज़्यादा डिक्लाइन नहीं आया है जो और वल्चर्स में आया है। और जो स्टडीज़ है, साइंटिफिक स्टडीज़, उसके थ्रू ये पता चला है कि जो भी वल्चर में रिसेंट डिक्लाइन पॉपुलेशन में हुआ है, उसका मेन रीज़न है जो एनिमल कार्कासेस हैं, जो लाइव स्टॉक के कार्कासेस हैं, उसमें पाया जाने वाला एक केमिकल डिक्लोफेनाक जो एज ए पेन किलर यूज किया जाता है और मरने के बाद भी उनके बॉडी में इसका रेसिड्यूज पाया जाता है और इसे कंजम्पशन के बाद वल्चर जो इसे खाते हैं तो उनके बॉडी में चला जाता है और धीरे धीरे एग ले करते हैं। उसका सेल काफ़ी कमज़ोर होता है, उससे प्री मैच्योर हैचिंग हो जाता है बर्ड्स का और उनका डेथ होने लगता है। और प्रोलॉन्ग्ड डिक्लोफेनाक को खाने से वल्चर्स हैं, उनके लीवर और अनवाइटल ऑर्गन्स में भी डिजेनरेशन होता है, जिसके कारण उनका समय से पहले डेथ हो जाता है। गिद्ध के बाद हम जिस चिड़िया के बारे में बात करेंगे वो चील यानी काइट है। ये बेहद चतुर और फुर्तीले होते हैं। इनके शरीर के ऊपरी हिस्से का रंग भूरा और आंख के पीछे एक काला धब्बा और बाहर का पंख हल्के काले रंग का होता है। इनकी चोंच आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये यहाँ के स्थायी निवासी हैं जो सामान्यतः खुले मैदान और मानव बस्तियों के सामने उड़ते हैं। ये शिकारी पक्षी होते हैं जो ऊपर से ही अपने भोजन की तलाश करते हैं और जब इन्हें अपना भोजन दिख जाता है तो बहुत तेजी से उस पर झपट्टा मारकर लेकर उड़ जाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं जो छोटे पक्षी, चूहे और मरे हुए जानवर खाना पसंद करते हैं। ये आसमान में काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनका वजन 700 से 900 ग्राम तक होता है। ये 2 साल के बाद प्रजनन योग्य हो जाते हैं और मादा चील 30 दिन के बाद एक बार में 1 से 30 अंडे देती है। संजय गांधी जैविक उद्यान में चील और ब्लैक काइट जो हैं ये काफ़ी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। यहाँ पे इनके रख रखाव के लिए प्राकृतिक वास का आभास दिया गया है और उसी ये वातावरण में रहते हैं। चील जो हैं इनकी आवाज़ एक बहुत ही कॉमन आवाज़ है, ची ची करने की आवाज़ आती है। इसकी आवाज़ ही एक विशिष्टता है कि पहचान हो जाता है कि आसपास में चील है, जिसे हम लोग ब्लैक काइट भी कहते हैं। पूरे भारत में पाए जाते हैं, 2300 मीटर के नीचे पाए जाते हैं। ये हिमालयन रीजन में भी पाए जाते हैं। भारत के सभी वनों में ये पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से एक रैप्टर शिकारी पक्षी हैं जो मूलतः जो जंगलों में जो बड़े जानवरों के द्वारा शिकार किए जाते हैं उसका जो बचे हुए मांस होते हैं उसका भक्षण करते हैं। छोटे छोटे छिपकली, चूहे इत्यादि का, इंसेक्ट का भी ये खाना खाते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में हम लोग इनके आहार के रूप में मांस देते हैं, चिकन देते हैं इनको। इनके जो चोंच होते हैं हल्के पीले होते हैं और पैर भी इनके हल्के पीले रंग के होते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान में जो चील के केज का रख रखाव किया जाता है, इनके बैठने के लिए जो एक व्यवस्था की जाती है, काफ़ी एक प्राकृतिक रूप से इनको बैठने की व्यवस्था की गई है। इनके केज में पौधे वगैरह लगे हुए हैं, छाया भी दिया गया है, पानी की व्यवस्था की जाती है, साफ सफाई रख रखाव बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। संजय गांधी जैविक उद्यान में हिमालयन ग्रिफिन और चील दोनों को बेहद पसंद किया जाता है और यहाँ आने वाले हर दर्शक
इनके इंक्लोजर के पास इन्हें देखने आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।